हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम पार्ट 1947 पार्ट 1। मैंने इस टॉपिक को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करा है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं, इंट्रोडक्शंस, इसके जो अलग अलग टर्म्स हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ सोशो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन. The object of the act is to make provisions for investigation and settlement of industrial dispute and for certain other purpose. उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 1947 से लागू हुआ है और इसके अंदर कुल 40 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं 40 धाराएं और 5 शेड्यूल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब ये एक्ट किस लिए बनाया गया है? हमें इस टाइटल को पढ़ के पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम किसे कहते हैं। औद्योगिक विवाद, उद्योग से रिलेटेड जो विवाद होता है उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब विवाद किसके बीच में होगा? जो वहाँ लोग पाए जाते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, उनके बीच में, या एम्प्लॉय के बीच में। तो अब ये जो एक्ट बनाया गया है इसका ऑब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेट करना कि डिस्प्यूट क्यों हुआ है और उससे सेटल करना, या किसी भी अदर रीज़न की वजह से। एक्ट इज़ प्राइमरी मेंट फॉर रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन एट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एक्ट इसलिए भी बनाया गया है ताकि जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में वो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में बने रहें, इसलिए बनाया गया है। नेक्स्ट, एनकरेजिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग। इस एक्ट का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब आप सभी को, मेरे को लगता है पता होगा कि आपस में बैठकर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई बार्गेनिंग करते हैं। कुछ शर्तें एम्प्लॉय की मानी जाती है, कुछ शर्तें एम्प्लॉयर की मानी जाती है और एक सेटलमेंट किया जाता है कि ठीक है, हम इस सेटलमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट, मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करने के लिए बाय प्रिवेंटिंग इलीगल स्ट्राइक। उद्योग में, इंडस्ट्री में या जो उपक्रम है या इकाई है उसके अंदर इलीगल स्ट्राइक्स ना हो, हड़तालें ना हो और लॉकआउट्स ना हो, तालाबंदी ना हो, और उसके साथ साथ जो ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट किए जाते हैं उसको भी प्रिवेंट करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, प्रमोशन ऑफ मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। मैंने अभी आपको वैसे ही बता दिया है कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में अच्छे रिलेशनशिप बने रहें, ये ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इन्वेस्टिगेट करा जाए ये डिस्प्यूट क्यों आया और उसे सेटल करने की कोशिश करी जाती है। प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट ना हो उसको भी प्रिवेंट किया जाता है। रिलीफ टू वर्कमैन इन द मैटर ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, अगर किसी भी कारण की वजह से, ऐसा कोई कारण रहा है जिसकी वजह से वर्कमैन को अपनी जॉब से हटा दिया जाता है तो उससे भी उसे रिलीफ देने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित करना, उसे प्रमोट करना। ameliorate the condition of workmen and to improve the condition of workmen, जो वर्कमैन है उसकी जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं या लिविंग कंडीशंस होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी ये एक्ट बनाया गया है। ब्रॉड फीचर्स ऑफ द एक्ट,
द एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जो एक्ट है ये पूरे भारत में लागू होता है, उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में भी इसे लागू किया जाता है। इट इज़ एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रीज एंड सर्टन कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये इंडस्ट्रीज़ पे लागू होता है, उद्योग पे लागू होता है, और जो कुछ कैटेगरीज डिसाइडेड हैं कि ये सारी इसके अंदर सम्मिलित है इस एक्ट में, उन वर्कर्स पे भी लागू होता है। टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ वर्क कमिटीज़ एज अ मशीनरी फॉर म्यूचुअल कंसल्टेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज सो एज टू प्रमोट कॉर्डियल रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप बना रहे, उसके लिए ये हर एक कोशिश करता है एक्ट। ऐसी कमिटीज़ बनाई गई है, ऐसी कमिटीज़ बनाई जाती है जिसके थ्रू आपस में बैठ के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो भी डिस्प्यूट या विवाद का जो जहाँ विवाद उत्पन्न हो रहा है उसको सेटल किया जाए। इट इज़ इंटेंडेड टू एनकरेज आर्बिट्रेशन ओवर द डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। अगर किसी वजह से दोनों आपस में म्यूचुअल कंसल्टेशन करके नहीं सेटलमेंट होता है तो आर्बिट्रेशन के थ्रू भी सेटलमेंट किया जाता है। एक आर्बिट्रेटर को बिठाया जाता है जो थर्ड पर्सन होता है, जो जिसका ना है कि एम्प्लॉयर ना ही एम्प्लॉयर से कोई रिलेशन होता है, और वो उन दोनों की बात सुनकर उसके ऊपर अपना जो भी उससे सेटलमेंट करवाने के लिए या जो भी उससे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व, उस विवाद को निपटाने के लिए कदम किए जाते हैं, वो कदम उठाता है। इट लेज down time limit for various stages of conciliation and arbitration so as to eliminate delays। अगर किसी वजह से वो जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो विवाद सेटल नहीं हो पा रहा है तो हर एक स्टेज पर टाइम पीरियड डिसाइडेड है कि इस लेवल पर ये कमेटी से सॉल्व करेगी, अगर नहीं कर पाती है तो ये पास ऑन करेगी टू द नेक्स्ट कमेटी, ताकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो और वो डिस्प्यूट सेटल किया जाए। The main emphasis of the act is on compulsory adjudication besides conciliation and voluntary arbitration of industrial dispute। अगर वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन के द्वारा डिस्प्यूट सेटल नहीं करा जाता है तो कंपल्सरी एडजुडिकेशन के द्वारा किया जाता है। द एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू मेक अ रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट टू एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। ये कंपल्सरी एडजुडिकेशंस हैं। लेबर कोर्ट है, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होता है, नेशनल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो कि इनको ये जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है उसको सेटल करते हैं। The right to strike by the workers and lockout by the employers has been subjected to restriction as laid down in the act, and such rights are not absolute rights। इलीगल वर्कर्स इलीगल स्ट्राइक्स पे ना जाएं और जो एम्प्लॉयर हैं वो भी इलीगल लॉकआउट्स ना करें, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि अगर आप स्ट्राइक्स या लॉकआउट करते हैं तो आपको इतने दिनों का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्ट्राइक्स या लॉकआउट कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम इसमें पढ़ते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एनी डिस्प्यूट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? जो अभी अगर हम सेंट्रल की बात करेंगे तो अगर कोई भी गवर्नमेंट अभी सेंट्रल में है, जो पार्टी होगी वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी, और अगर स्टेट में जो भी पार्टी है वो वहाँ की स्टेट की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाती है। एनी इंडस्ट्री इज कैरीड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड एनी इंडस्ट्री इज कैरीड आउट ऑन बाय द रेलवे कंपनी and any such controlled industry as may be specified by the central government। And now who is arbitrator? Arbitrator includes an umpire। In common parlance it means any person who is appointed to determine differentials and dispute between two person। arbitrator third person होता है जिसको differences या disputes जो आ गए हैं दो पार्टीज के बीच में उसको सेटल करने के लिए बुलाया जाता है। एवरेज पे जो है वो है दिस
clause lays down the manner of calculating the average pay for the purpose of payment of compensation. अब compensation अगर किसी को देना है, विवाद उत्पन्न हुआ है और उसका सेटलमेंट ये हुआ कि इतना compensation देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें average pay calculate करनी पड़ती है at the time of retrenchment of the worker. डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज पे 3 तरीके से उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है. मंथली पेड वर्कमैन, वीकली पेड वर्कमैन एंड डेली पेड वर्कमैन. मंथली उनको मंथ के एंड में वेजेस दी जाती हैं, वीक के एंड में वेजेस दी जाती हैं एंड डेली उनको वेजेस दी जाती है. इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. वेजेस ना क्या वेजेस क्या होती हैं? इट मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन capable of being expressed in terms of money. Wages means जो चीज़ आप मनी में कैलकुलेट कर सकते हो, मनी में उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो. द फॉलोइंग एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड बिफोर द पेमेंट कैन बी कॉल्ड वेजेस. वेजेस को हम वेजेस इन सारे पॉइंट्स देखने के बाद वेजेस खाएंगे. इट शुड बी बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन होना ज़रूरी है, आप काम ले रहे हो और काम के रिवर्स में है वो. इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी. इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि वो जो आप उस पेमेंट कर रहे हो वर्कर को, तो वो मॉनेटरी टर्म्स में हो. नेक्स्ट, इट शुड बी पेबल टू वर्कमैन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट. आप उसको कार्य करवाने के लिए जो भी एम्प्लॉयमेंट आपने उसको दिया है उसके रिवर्स में आप उसको, उसके रिस्पेक्ट में आप उसको दे रहे हो. इट शुड बी पेबल इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर फुलफिल्ड. इट शुड बी पेबल इफ़ द टर्म्स ऑफ, अगर उसने अपनी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुलफिल करी है तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, वेजेस पे कर सकते हैं. Now award, an award is an interim or the final determination of the industrial dispute or any questions relating there to or by any labor court, industrial tribunal, national tribunal, and includes an arbitration award made under section 10A. Award हम यहाँ पर अवार्ड से समझते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट या नेशनल ट्रिब्यूनल. इन नेशनल ट्रिब्यूनल जो भी रिजल्ट सुनाता है उस डिस्प्यूट का, हम उसको वी कॉल इट एज अवार्ड. नेक्स्ट, इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री मीन्स उद्योग. इंडस्ट्री मीन्स अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी कैरीड ऑन by cooperation between the employer and the workman and are employed by such employer directly or by through any agency including the contractor for the production and supply of distribution of goods and services with the view to satisfy human wants and or wishes. अब ये इंडस्ट्री है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है. अब उसके लिए वो 2 चीज़ें बनाती है, आइदर गुड्स और सर्विसेज. तो इंडस्ट्री उद्योग एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी एक्टिविटी कैरी करी जाती है वहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के द्वारा, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के द्वारा, जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं, सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसे कहते हैं? इट मीन्स द डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम कहेंगे कि ये जो है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के भी, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है, और वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में भी किसी भी कारण की वजह से हो सकता है. वो कारण क्या हो सकते हैं? द एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट, the terms of employment से related, the condition of labor of any person, and dispute should be related to an industry. It is necessary कि वो उसी industry से related हो. Next, the workman means any person employed in industry. workman कोई भी person हो सकता है जो कि manual काम कर रहा हो, unskilled काम कर रहा हो, skilled काम कर रहा हो, technical काम कर रहा हो, operational, clerical और supervisory work कर रहा हो for hire or reward, whether in terms of employment be express या implied. ये जो terms of employment express या implied हो सकते हैं, और for the purpose of proceedings under the act in relation to the industrial dispute includes any such person who shall be dismissed, discharged या retrenched. अब इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को आपने डिसमिस, डिस्चार्ज या रिट्रेंच भी कर दिया है तो वो भी वर्कमैन की डेफिनेशन के अंदर काउंट होता है, और कोई भी डिस्प्यूट की वजह से आपने उसको डिसमिस, डिस्चार्ज कर दिया है तो वो भी वर्कमैन व्यक्ति कहलाएगा. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट. इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट औद्योगिक, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग जो होती है वो मीन्स एन एस्टैब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग इन विच इंडस्ट्री इज कैरीड ऑन प्रोवाइडेड दैट वेयर सेवरल एक्टिविटीज़ आर कैरीड ऑन इन
establishment and undertaking or only one or some of such activities are carried is or are an industry or industries. अब औद्योगिक ये प्रतिष्ठान, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को हम बोलते हैं औद्योगिक प्रतिष्ठान। अब ये कह रहा है कि वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर हम कोई एक्टिविटी करते हैं जिसको हम कैरी करते हैं, और इसके अंदर हम ये कहते हैं इफ़ एनी सच ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट अंडरटेकिंग कैरिंग ऑन एक्टिविटी बीइंग एन इंडस्ट्री इज सेवरेबल फ्रॉम द अदर यूनिट एंड units of such establishment or undertaking undertaking such unit shall be deemed to be a separate industrial establishment or undertaking। अब इसमें यह कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रतिष्ठान ऐसा कोई कार्य कर रही है जो अभी कर रही है, एट प्रेजेंट कर रही है, लेकिन उसके साथ अगर वो कोई नया ऐसी कोई चीज़ बनाने लग जाती है जो उसके पुराने कार्य से बिल्कुल अलग है, तो वो इसके अंदर हम उस इंडस्ट्री को इससे सेपरेट करते हैं। अब इसी के साथ नेक्स्ट है इफ़ द predominant activity or each of the predominant activities carried on in such establishment undertaking or any such thereof is an industry, the other activity or each of the other activity carried on in such establishment undertaking or unit thereof is not severable from or is for the purpose of carrying out or aiding the carrying on of such predominant activity or activities, the entire establishment or undertaking or as the case may be unit shall be deemed to be an industrial establishment। अब अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री जो कोई ऐसा कार्य कर रही है, ऐसी कोई चीज़ बना रही है जिसके लिए वो कोई दूसरी इंडस्ट्री से अपना सामान लेती है, या मान लीजिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रतिष्ठान है या एस्टेब्लिशमेंट है, तो अगर वो कोई ऐसा कोई पार्ट लेती है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी उसको लेना और उससे वो रिलेटेड है, तो वो भी उसकी प्रतिष्ठान के अंदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काउंट होगा। नाउ ले ऑफ को हम हिंदी में बोलते हैं कामबंदी। ले ऑफ means the failure, refusal or inability of the employer on account of shortage of coal power or raw material or the accumulation of stocks or the breakdown of machinery to give employment to the workman whose name is borne on the muster roll of the industrial establishment and who has not been retrenched। ले ऑफ का मतलब है अगर किसी व्यक्ति को आपने रिट्रेंच नहीं करा है, आपने उसकी छटनी नहीं करी है और उसका नाम कंपनी का जो ये एस्टेब्लिशमेंट का जो मस्टर रोल होता है उसके ऊपर लिखा गया है, और उस व्यक्ति को किसी भी कारणवश एम्प्लॉयर मना कर देता है कि मेरे पास अभी कोयला नहीं है, या मेरे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है या पावर की शॉर्टेज है और मैं आपको कार्य नहीं कर सकता हूँ, और वो उस काम को रोक देता है और उनको मना कर देता है कि आप अभी इस एस्टेब्लिशमेंट में मत आइए, तो उसको हम बोलते हैं ले ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट लॉकआउट जो होता है उसको हम बोलते हैं तालाबंदी। लॉकआउट एम्प्लॉयर्स करते हैं। लॉकआउट मीन्स टेम्प्रेरी क्लोजर्स भी हो सकता है ऑफ द प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। टेम्प्रेरी हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए फैक्ट्री के या एस्टेब्लिशमेंट के गेट को हम ताला लगा देते हैं, और द सस्पेंशन ऑफ वर्क, इस काम को सस्पेंड कर देते हैं और रिफ्यूज़ल कर देते हैं, एम्प्लॉयर रिफ्यूज़ कर देता है टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। वो कुछ भी लोगों को मना कर दे कि आप लोग अभी काम पर मत आइए। क्लोजर जो होती है वो होता है बंद करना। सेक्शन 2 सबसेक्शन CC। क्लोजर मीन्स द परमानेंट क्लोजर डाउन ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ। किसी भी कारणवश अगर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लोजर। तो अब ये जो क्लोजर रिट्रेंचमेंट है इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है रिट्रेंचमेंट मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स ऑफ द सर्विस
or the employee or of a workman for any reason whatsoever, whether then as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include retrenchment जो है वो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छटनी। रिट्रेंचमेंट एक तरीके की छटनी होती है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा करी जाती है। अब इसकी इस इंडस्ट्रियल एक्ट के अकॉर्डिंग अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है डिसिप्लिनरी एक्शन अगर एम्प्लॉयर ले रहा है किसी कारणवश या दंड के तहत, तो हम उसको और उस श्रमिक की वो सेवा को समाप्त कर रहा है, तो हम उसको रिट्रेंचमेंट कहते हैं। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, अगर व्यक्ति वॉलंटरी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेता है या रिटायरमेंट ऑफ द वर्कमैन ऑन रीचिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन, अगर सुपर एनुएशन इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन कंसर्न कंटेन्स स्टिपुलेशन ऑन हिज बिहाफ, अगर दोनों के बीच में किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप इस एज तक आपकी जब ये एज अटेंड हो जाएगी और आपको इस एज पे रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, तो इसको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्ट्राइक को हम बोलते हैं हड़ताल। हड़ताल जो है वो श्रमिक के द्वारा या वर्कमैन के द्वारा करी जाती है। इट मीन्स द सीसेशन मीन्स स्टॉप ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ person employed in an industry acting in combination and concerted refusal or the refusal under the common understanding of any number of person whose are or have been so employed to continue to work or to accept employment। अगर किसी भी कारणवश जो वर्कमैन है वो काम पे जाने के लिए मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, जो भी कार्य वो रोज़ कर रहे होते हैं, जो भी उनको वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक। नेक्स्ट है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। इट मीन्स इसका मतलब होता है एनी रेलवे सर्विस, सेकेंड एनी section of industrial establishment on the working of which the safety of the establishment or the workmen employed thereon depends। postal telegram telephone service include करते हैं। any industry which supply power light and water to the public, अगर वो दे रही है तो वो public utility service में आएगी। any system of public कंजर्वेंसीज और सैनिटेशन भी इसमें इंक्लूड होता है। एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और जो फर्स्ट शेड्यूल है गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई करा गया है वो भी इसके अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट है सेटलमेंट का मतलब होता है अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ है और इस डिस्प्यूट के लिए वर्कमैन और जो एम्प्लॉयर है किसी भी तरीके का सेटलमेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट मीन्स अ सेटलमेंट अराइव्ड एट इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो करी जाती हैं, एंड इंक्लूड्स द रिटन एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में, एंड देन इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स वेयर सच एग्रीमेंट हैव बीन साइंड बाय द पार्टीज, दोनों पार्टी साइन करती है कि हम इस सेटलमेंट पे आए हैं, और उसकी कॉपी इज बीन सेंड टू द ऑफिसर्स ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ, एंड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड कंसिलिएशन ऑफिसर को उसकी कॉपी भेजी जाती है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट मोर other definitions and about the act in our next class. Thank you so much.